गुड मॉर्निंग। देखिए, आप सबका जब हम काइनेमेटिक्स या यांत्रिकी का क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ और नए सिरे से जब आप सीखते हो तो थोड़ा सा दिक्कत तो आता ही है, क्योंकि 10th से 11th जाने पर साइंस बहुत बदलती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या जो भी साइड आपको लेना है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, जो कि रियल होता है, रियल लाइफ में रियल कंपटीशन के एग्जाम्स जैसे होते हैं उस टाइप का हो जाता है, तो दिक्कत आती है। तो 11th का सिलेबस जब आप क्लास 10 से जस्ट उठोगे तो आपको यांत्रिकी मिलता है। पहले तो मेजरमेंट एरर ये सारी चीज़ें बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं, फिर यांत्रिकी मिलता है। तो यांत्रिकी को अगर आपने 11th में अच्छे से क्लियर नहीं किया तो ये आपको पूरे लाइफ लॉन्ग, चाहे आप उससे कहीं भी जाओ, आपको दिक्कत करेगा ही करेगा। तो मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप यांत्रिकी को या आप मैकेनिक्स को, आप काइनेमेटिक्स को क्लास 11th में ही अच्छे से करें। और ये थोड़ा सा इनिशियल में दिक्कत आती है, बट धीरे धीरे जब आप एक ही चीज़ को लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यांत्रिकी स्टार्ट करने से पहले कुछ गणितीय पुनरावलोकन करना चाहती हूँ या कुछ मैथमेटिकल रिव्यूज करना चाहती हूँ। क्या याद स्टार्ट करेंगे हम लोग मैकेनिक्स या यांत्रिकी? देखिए, मैं ये पूरा का पूरा वीडियो हिंदी मीडियम के लिए बना रही हूँ, बिकॉज़ इंग्लिश मीडियम तो देखो हर जगह अवेलेबल होता ही है और सारे टीचर्स यूट्यूब्स में भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम आपको मिल ही जाएगा। बट हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा-सा दिक्कत होता है, इसलिए वो साइंस को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। भले बिलीव मी, अ, ये बहुत ईज़ी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। हाँ, साइंस में जब आप थोड़े एमएससी वगैरह में चले जाओगे, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। इसके जो वर्ड्स हैं एक्चुअली वो देखो, सब जो टीचर होगा, अगर वो नॉर्थ के साइड में है तो उसको हिंदी में ही समझाना मैक्सिमम बच्चों को पड़ता है, बिकॉज़ वो इंग्लिश टर्म तो यूज़ कर लेते हैं, बट लिखने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। तो बेसिक कंसेप्ट तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। सो एनी हाउ, बहुत बात हो गई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअली देखेंगे कि गणितीय पुनरावलोकन। ठीक है, या मैथमेटिकल रिव्यू। ये कुछ भी नहीं है। जो भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति में जितने भी कंसेप्ट्स को यूज़ किए हैं, कोण क्या होता है, कितने मिनट का होता है, कितने सेकंड का होता है, यही सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से बता दूंगी, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कि मानो हम बता रहे हैं कि 1 डिग्री अगर मैंने बताया, ठीक है, 1 डिग्री यानी कि आपका क्या होगा, 60 मिनट हो गए। ठीक है, 60 मिनट हो गए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 ऐसे लिखेंगे। या मैंने अगर आपको बोला कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग 60 के ऊपर डबल डैश देंगे। ये तो क्लियर हो गया। अगर मैं एक समकोण बता रही हूँ, समकोण बता रही हूँ, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण बनेगा। या हम उसको अगर रेडियन में लिखेंगे तो ये पाई/2 हो जाएगा। किस में लिखेंगे, रेडियन होगा ना, पाई/2 का। तो और टोटल अगर मैं आप बोलूं, तो अगर एक रेडियन की पूरी बात करूं, एक रेडियन की पूरी बात करूं, तो क्या हो जाएगा, ये 180/पाई हो जाएगा ना। और ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 57.3 डिग्री आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो ऐसे होगा, तो ये क्या है, ये आपका एक रेडियन है। ठीक है, रेडियन है। ठीक, और ये आपकी क्या है, ये आपकी आर है। तो इसका मतलब क्या है कि एक समकोण जो हो गया वो पाई/2 रेडियन का हो गया। तो वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र, ये केंद्र हो गया, केंद्र पर पृथ्वी, वृत्त की अगर त्रिज्या के बराबर, ये त्रिज्या के बराबर अगर आप एक चाप अंतरित करते हैं तो होने वाला कोण जो है वो आपका रेडियन कहलाता है। होने वाला कोण जो है वो आपका रेडियन कहलाता है। तो ये जो इसकी त्रिज्या है ना, उस त्रिज्या के माप का चाप बनाएंगे तब जाके ये निकलेगा। ठीक है, अब हम त्रिकोणमितीय सारे अनुपात जानते हैं, सारे रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं वो सब कुछ जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं।
मैं बस आपको वही बताऊंगी। अच्छा, एंगल्स सारे आप जानते हो, एंगल्स भी जानते हो। मैं थोड़ा सा एंगल का अगर आप बोलो तो मैं बना दूं। जैसे कि मान लो आपका 0 से लेके मैं पूरा 180 तक बनाऊंगी। ठीक है, 0 डिग्री होगा, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री। ये आता है एक्चुअली हमारे का यांत्रिकी में, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। 150 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बना दे रही हूँ कि आपको कंठस्थ याद रहे। देखो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे याद करने, एक्स्ट्रा याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे साइन थीटा है, फिर आपका कॉस थीटा है, फिर आपका टैन थीटा है। ठीक है, तो अब अगर मैं जीरो का बोलूँगी तो सिर्फ कॉस जीरो जो होता है वो 1 होता है, बाकी ये दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, फिर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1/√2 हो जाएगा। मैंने बस सारे साइन का ही करूँगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब 120 पर जब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखिए, ये पैटर्न होता है, और ये पैटर्न कौन से फॉर्मूला से आता है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसी तरह कॉस थीटा का अगर देखा जाए तो कॉस थीटा उल्टा चलता है, तो ये हो जाएगा 1, 1 के बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसका ऑपोजिट होता है। उसके बाद -1/2, -1/√2, -√3/2 और -1। क्यों, देखिए बात ये है कि जब हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट्स में होता है। तो एक में साइन पॉजिटिव, एक में कॉस पॉजिटिव, एक में टैन पॉजिटिव, एक में ऑल पॉजिटिव। ये ऐसा ही हम लोग लेते हैं ना, ऐसा ही लेंगे, और ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो अब अगर हम टैन थीटा का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0, 1/√3, 1√3, फिर यहाँ पर तो इन्फिनिटी आ जाती है 90 डिग्री पर। फिर -√3, -1, -1/√3 और 0। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा चार्ट है, और इस चार्ट को आपको ड्रॉ करना है। हम्म इस चार्ट को आपको ड्रॉ करना है। अगर मैं आप बोलो तो रेशियोज भी बना देते हैं। अच्छा, अगर मैं सिंपली ये रेशियो तो आप लोग पढ़ते भी हो, याद भी करते हो, पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे हम निकालते हैं तो देखो, हम कुछ का वजह से कि हम लोग साइन थीटा, अगर ये थीटा के साथ 90 डिग्री प्लस करते तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कॉस के साथ बोलूँ तो 90 डिग्री प्लस थीटा कर दूंगी तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर टैन के साथ 90 डिग्री प्लस थीटा बोल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, फॉर्मूला होता है जो आप लोग मैथ्स में याद करते हो, मैथ्स में यूज़ करते हो। कब, क्लास 10th में। त्रिकोणमिति के, ट्रिग्नोमेट्री के। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मैं आपको एक पूरा का पूरा फॉर्मूला हाथ से लिख के दे रही हूँ, जैसे कि आपको हेल्प हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स खोजने की ज़रूरत नहीं पड़े। इवन अगर आपके पास है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अभी जैसे अभी वाला कर रही थी ना, वही वाला कर रही हूँ। ठीक है, तो साइन 90 + थीटा, ये याद होना चाहिए आपको, कंठस्थ, 2-3 बार करोगे ना हो जाएगा। फिर कॉस ऑफ 90 + थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। tan ऑफ 90 + थीटा, इजिकल टू माइनस कॉट थीटा। फिर साइन ऑफ माइनस थीटा, इजिकल टू माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। माइनस का वही सेम है, आ जाता है। फिर टैन ऑफ माइनस ऑफ थीटा इजिकल टू माइनस टैन थीटा। ठीक है, उसके बाद साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा तो इजिकल टू माइनस साइन थीटा। फिर कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इजिकल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, 180 डिग्री यानी कि पाई होगा आपका। ठीक है, उसके बाद टैन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इजिकल टू टैन थीटा। उसके बाद साइन, अब 270, चलो, साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा इजिकल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक,
उसके बाद कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। इसके बाद tan ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ थीटा। क्लियर है? अब इसी का ही माइनस अगर मैं करूँ, इसी का ही अगर मैं माइनस करूँ, ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर साइन ऑफ 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। फिर कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। फिर tan ऑफ 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर साइन ऑफ 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उसके बाद कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर tan ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्लियर है? हो जाएगा ना। इसके बाद देखो कहीं कहीं पर हम लोग लिखते हैं कि इक्वल साइन ऑफ थीटा, अगर बहुत थीटा छोटा है तो वो उसके थीटा के बराबर हो जाता है। अच्छा, ये वाला रिलेशन भी सबको पता है कि 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये एक रिलेशन है। अच्छा, 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और सेक का उसके साथ कॉस के साथ, ये पता है। अच्छा, कुछ a प्लस बी वाला भी बता देती हूँ। जैसे कि मान लो साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसके बाद साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर tan ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, 1 माइनस tan ए tan बी। आगे बढ़े। देखिए कुछ और होंगे, जैसे कि साइन 2a, मतलब जब हम लोग प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन यूज़ करेंगे तब इनका यूज़ आएगा। 2 साइन ए फिर कॉस ए, फिर मान लो कि tan 2a, तो ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इसके बाद कॉस 2a, स्क्वायर नहीं है 2a, कॉस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को हम और तरीके से लिख सकते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। बहुत तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह tan ए माइनस बी जब लिखेंगे, tan ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है, 1 प्लस tan ए tan बी हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना ये चीज़। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अवकलन आप लोग जानते हो, और फलन आप जानते हो, कांस्टेंट अचर जानते हो, वेरिएबल चर जानते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। जैसे कि मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर मैं मतलब फंक्शन की बात बोलूँगी या फलन की बात बोलूँगी,
फलन की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी कुछ प्रक्रियाएं होंगी, कुछ मैथमेटिकल या कुछ गणितीय प्रक्रियाएं होंगी, और उसमें जो अचर होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। चर जो होते हैं परिवर्तित होते हैं। और ये गणितीय जो प्रक्रियाएं होती हैं वो जिसको कंट्रोल करती हैं, वो जिसको क्रिया करवाती है, दो चरों के हेल्प से। एक तो उसका फलन होता है, वो ही बदलता रहता है, लेकिन जो निकलता रिजल्ट है, जो मान निकलता है, वो उसका वाई होता है। क्लियर है ना? तो फंक्शन फल हो गया, चर यानी कि आपके वेरिएबल, अचर यानी कि आपके कांस्टेंट। ठीक है? गणितीय प्रक्रिया कोई मैथमेटिकल होगा, कार्य होगा। तो यहाँ का पर अगर मैं कोई सिंपल सा एग्जांपल लिखूं जी, मान लो कि y इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x प्लस 2 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे ये और ये दो चर हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं इस पूरी गणितीय प्रक्रिया को। और यही उसका निकालते हैं। इसके बाद मान लो कि अगर मैं बोलूँ dy/dx, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा? अवकलन है। ये क्या है? पहली बात तो अवकलन है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो फंक्शन y है या फलन y है या जो चर x है, ये क्या है? फंक्शन है। ये पूरी गणितीय प्रक्रिया है। और जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है या वाई इसका है। तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। जो फंक्शन मैंने बोला, ये जो दो वेरिएबल्स हैं, एक अगर मैं ऐसे लिख सकती थी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि y इज इक्वल टू आपका 3x² प्लस 7x प्लस 2 है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x हो जाएगा। फिर हमने x को कॉमन ले लिया तो 3x प्लस 7 हो जाएगा। तो ये y माइनस 2/x इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, धीरे 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 घटा रहे हैं। तो इस अवकलन का अगर मैं एक फिजिकल मीनिंग बोलूँ या भौतिक अर्थ निकालने की कोशिश करूँ, तो हम सीधे सीधे ये कहेंगे कि एक अनुपात में जो फलन है वो परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष परिवर्तन, और एक औसत दर के साथ परिवर्तन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में। बहुत बहुत तो आप लोग इंग्लिश में हमेशा सुनते हो इनफाइनाइट सिमल। ठीक है? या आप बोलोगे कि बहुत ही अल्प समय के लिए, अत्यंत अल्प समय के लिए। ठीक है? तो ये इसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब फलन y एक्स चर के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है एक औसतन रूप लेके। ठीक है? क्लियर है ना? आगे बढ़े। अब जैसे मान लो कि कोई चीज़ मोशन कर रही है, कोई चीज़ गति कर रही है, कोई कार गति कर रही है, और उस कार का अगर मैं एक उसकी दूरी के साथ, समय के साथ एक रिलेशनशिप निकालो, संबंध ड्रॉ करो, तो मैं बोल रही हूँ कि वो कुछ इस तरह से गति कर रहा है। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये एक फलन है, एक फलन के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने यहाँ पे इसकी गति को लिया और यहाँ पे समय को लिया, गति को मैंने बोल दिया v के रेस्पेक्ट में, समय को ले लिया मैंने t में। अब मैं आपको बोलूँगी इस पॉइंट पर मुझे निकाल के बताओ कि उसका स्पीड क्या था, या आप ये भी कह सकते हो कि दूरी क्या थी, एक्सेलरेशन क्या था, ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है? तो आप कैसे निकालोगे? फिर आप कैसे निकालोगे? और अगर मैंने बोला कि ये गति ना ले, अगर मैं गति का समय के साथ निकालूं तो हमें एक्सेलरेशन निकलेगा। अगर मैं इसी को दूरी बना दूं, मान लो y बना दूं, तो हमारे पास गति निकलेगी, स्पीड निकलेगी। ठीक है? और किसी इंस्टेंट पर अगर मैं निकाल रही हूँ, किसी एक इंस्टेंट पर अगर मैं निकाल रही हूँ, तो मान लो कि वो उसकी एवरेज वैल्यू निकलेगी। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर समय पर निकालूँ, एक डिफाइन किए गए, ये बताए गए एक समय पर, निर्देशित समय पर निकालूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। यही क्या होगा? ये हो जाएगी उसकी गति या स्पीड, यानी कि डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है? या स्पीड भी लिखना है तो वी मत लिखो, क्योंकि वो सदिश वगैरह का वेक्टर और इसका सीन आ जाएगा। अभी आप सिर्फ डेल्टा एस लिख दो स्पीड के तौर पे। ठीक है?
तो जब ऐसी सिचुएशन, अब क्योंकि ये बहुत छोटा होता है अल्प समय, क्योंकि ये कर्व है, ये एक कर्व है, ये एक पाथ है, ये एक रास्ता है, एक फलन के रूप में बताया गया है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, ठीक है, और इस डेल को बहुत छोटा करते हैं और डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी करते हैं, तो हमारा पास डी वाई बाई डी टी आता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, अभी नया नया है, दिक्कत होगा, हम लोग और करेंगे और आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरे वीडियो में जो रिवीजन के तौर, क्योंकि हम क्वेश्चन ही, इसका मेन फोकस हम क्वेश्चन पर ही रखेंगे, तो फोकस जब कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो वो उसके लिए ये स्किप कर देना और आगे बढ़ जाना। टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, टाइम पैसे से भी महंगा है, हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये जो हम बोल रहे हैं ना, डी वाई बाई डी टी, ये क्या निकाल रही है, ये स्पीड निकाल रही है, या आप बोलोगे गति निकाल रही है। और ये गति क्या है, इनफाइनाइटसिमल चेंज है, इनफाइनाइटसिमल चेंज है। और ये चेंज कैसा चेंज है, तात्क्षणिक परिवर्तन, परिवर्तन। ये जो तात्क्षणिक परिवर्तन है, यही स्पीड को निकाल रहा है, गति को निकाल रहा है। और किसके थ्रू निकाल रहा है, इसी को हम अवकलन कहते हैं। अवकलन, जब हम गणितीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो। अब अवकलन की कुछ चीज़ें होती हैं। अगर मान लो हमारे पास एक सी जो है, सी जो है कोई नियतांक है, कोई कांस्टेंट है, अचर है, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी एक्स की उसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, ठीक है, कर रहे हैं, तो मेरे पास जीरो आ जाएगा। इसी तरह मान लो कि वाई जो है कोई सी यू है, ठीक है, यू का कोई वेरिएबल है और इस हिसाब से वो काम कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू। तो सी क्योंकि एक नियतांक है, अच्छा, तो अगर ये कांस्टेंट है, कोई एक नियतांक है, इसके ऊपर करेंगे तो सी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, सी डी यू बाई डी एक्स। अब ये मान लो 2 का फंक्शन है, 3 का फंक्शन है, सबका अलग अलग होगा, ठीक है, 2 अलग अलग का फंक्शन है तो भी ऐसे होगा। उसके बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि ऐसे हुआ। अब ये एक नियतांक के साथ मल्टीप्लाई में था। अब मान लो y जो है वो आपका किस प्रकार का है कि u प्लस वी है, मान लो, ठीक है। तो इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे प्लस डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे। ये दोनों अपने अपने अलग अलग फलन है जो कि एक्स का है, ठीक है, लेकिन ये जो फलन है वो इन दोनों का मिला हुआ फलन है, ठीक है। इसी तरह अगर y मान लो कि u माइनस वी है, तो आप क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। अगर यही हमारा मल्टीप्लाई में हुआ, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि यू वी है, 2 का गुणनफल है, तो क्या हो जाएगा, एक बार हम v डी वाई बाई डी एक्स जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस प्लस करेंगे डी वी बाई डी एक्स इंटू यू, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर यही मेरा डिवाइड में हो जाए, भाग में हो जाए, तो हम क्या करेंगे, u बाई वी है, u बाई वी है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इस पूरे का, इस पूरे का डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी का हो जाएगा। तो हम करेंगे डी यू बाई डी एक्स माइनस यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स अपॉन आपका v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह y अगर मान लो x टू पावर n है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप जब धीरे 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 करते जाओगे ना, तो आपको आता जाएगा, धीरे धीरे करते जाएंगे तो आता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या कहेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या था, एन एक्स एन माइनस 1 था, यानी कि
2x 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x टू द पावर 1 यानी कि 2x हो जाएगा, सॉरी। क्लियर है ना। इसी तरह कभी कभी क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट में आ जाए तो भी नियम तो वही लगेगा कि 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 यानी कि 1/2√2 अपॉन में आ जाएगा ना, -1 है पावर। समझ में आ रहा है, ना। तो ऐसे धीरे 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 करते रहेंगे तो हमारा आराम से होगा। अब मान लो कि हमारे पास कुछ त्रिकोणमितीय है तो उनका अवकलन कैसे होगा, क्योंकि अवकलन तो किसी भी फंक्शन का हो सकता है, अगर किसी भी फलन का हो सकता है अगर वो गति कर रहा है या हम यांत्रिकी में उसको पढ़ रहे हैं। तो जैसे मान लो d/dx ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरह d/dx ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह d/dx ऑफ tan एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह d/dx ऑफ तुम्हारा कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरह d/dx ऑफ आपका सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स tan एक्स। इसी तरह d/dx ऑफ कॉसेक एक्स तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इसी तरह d/dx ऑफ लॉग ई एक्स, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/x। लेकिन यही अगर हम d/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल x का करें तो ये हमारा सिंपली वही आ जाता है। याद रखना लॉग, इसको जब चेंज करना लॉग बेस 10 कुछ और लिखते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके वो फंक्शन लेते तब लॉग बेस 10 हो जाता है। ये याद रहेगा ना। अब 12th में एक और चीज़ आती है आपकी, धीरे 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 करते रहोगे ना तो आता जाएगा। जैसे मिनिमा मैक्सिमा आ जाता है, अधिकतम या किसी फलन का अधिकतम मान न्यूनतम मान, ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस हिसाब से करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही, ठीक है।